हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में आज हड़प्पा सभ्यता के पतन पर चर्चा होगी। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, दे देंगे, एक मिलान करने के लिए दे देंगे, एक साइड दे देंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, दूसरे साइड में लिख देंगे इस कारण के कौन कौन से समर्थक विद्वान हैं। एक प्रश्न इस तरह बनेगा, या तो कूट में पूछ लेता है, तो जो भी प्रश्न बनेंगे कौन कौन से कारण रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन में, किन किन कारणों की भूमिका रही है, किन किन कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और किस किस कारण के कौन कौन से विद्वान समर्थक हैं, उनकी बातों का मंडन होगा और उनकी बातों का खंडन होगा। हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, एक एक हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के, जहां तक हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात है, आपको पता है एक लंबे समय तक यह सभ्यता चलती रही। करीब 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता चलती रही। भारत में वैदिक काल से पहले पहले तक यह सभ्यता चलती रही। देखिए, सिंधु सभ्यता निसंदेह एक नगरीकृत सभ्यता थी, और जैसे ही सिंधु सभ्यता से हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, आप देखेंगे हमारी सभ्यता नगरीकृत से ग्रामीण की तरफ बढ़ जाती है। और एक विशेषता, जो सैंधव समाज था, विशिष्ट रूप से मातृसत्तात्मक समाज था। उसका जो प्रमाण है, अत्यधिक मात्रा में नारियों की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उससे यह प्रमाणित होता है कि जो सैंधव समाज है, विशुद्ध रूप से मातृसत्तात्मक समाज था। दूसरी ओर, जैसे ही सभ्यता वैदिक काल में पहुंचेगी, वैदिक काल में आप देखेंगे जो समाज है उसमें एक परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन क्या होगा? वह समाज मातृसत्तात्मक से पितृसत्तात्मक की तरफ बढ़ जाएगी। देखिए, यह बताने का मुख्य कारण यह है कि निश्चित रूप से सैंधव सभ्यता का एक समय के बाद पतन होना प्रारंभ होता है, और वह पतन आगे चल के बहुत तीव्र गति से होता है। और भारत का जो वैदिक समाज, भारत का जो सैंधव समाज था, भारत का जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी, वह आगे चल के आप देखेंगे वैदिक काल, उसके बाद वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। तो हम एक एक कारण की चर्चा करेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख कारणों में तो पहला कारण था बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ माना जाता है। इसके समर्थक विद्वान कौन कौन थे? इसके समर्थक विद्वान हैं, मार्शल हैं, मैके हैं, एसआर राव हैं। ये ध्यान से पढ़िएगा। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण जो विद्वान मानते हैं, प्रधान कारण है बाढ़ है। उसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं? मार्शल हैं, मैके हैं, एसआर राव हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं? देखिए, अब बात सुनिए। देखिए, तो मार्शल हैं, कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का पतन बाढ़ के कारण हुआ। मैके कहते हैं चंदूदड़ो का पतन बाढ़ के कारण हुआ। एसआर राव महोदय कहते हैं लोथल का पतन भी बाढ़ के कारण हुआ। और अपने मत के पक्ष में क्या बात कहते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे था? सिंधु नदी के तट पे था। चंदूदड़ो भी नदी के किनारे था। लोथल भी भोगवा नदी के तट पे था। नदी के तट पे था, और नदी में हर साल बाढ़ आती थी, क्योंकि उस समय खूब वर्षा भी होती थी। इसी आधार पे ये लोग सिद्ध करते हैं कि सैंधव नदी घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ था। और मार्शल यह भी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी, क्योंकि उसकी खुदाई से, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है, उसके 7 स्तर का पता चलता है। इसीलिए ये सारे जो विद्वान हैं यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ था। लेकिन देखिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक बार हम एक इसको मान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ था। यह बात वहां तो सही प्रतीत होती है जो नगर नदियों के किनारे स्थित थे। वहां भाई नदियों के किनारे नगर स्थित थे, वहां हर साल बाढ़ आती थी। वो नगर को नष्ट कर दी, नगर को समाप्त कर दी। लेकिन सैंधव सभ्यता के उन नगरों का पतन कैसे हुआ जो नदियों के किनारे स्थित नहीं थे? इस प्रश्न पे ये विद्वान कुछ नहीं बोलते हैं, वहां पर मौन धारण कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के पतन में केवल बाढ़ ही प्रमुख कारण नहीं था, अन्य भी कारण थे। देखिए, दूसरा जो विद्वानों का एक वर्ग है, वह कहता है सैंधव सभ्यता के पतन में
आर्यों के आक्रमण का प्रमुख योगदान था। आर्यों का आक्रमण या क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद भारत में वैदिक काल का प्रारंभ होता है और वैदिक जो थे वह जो वैदिक काल के लोग थे वह उनको आर्य कहा जाता है। तो आर्यों का आक्रमण, इसके समर्थक विद्वान कौन है? व्हीलर महोदय हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, मैके हैं, पिगट हैं। पूछा जाता है, मिलान के लिए दे देगा कि आर्यों के आक्रमण का समर्थक विद्वान कौन है, तो व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का नाम मुख्य रूप से आता है। मैके और पिगट भी आर्यों के आक्रमण को मुख्य कारण मानते हैं। देखिए, अब ये विद्वान अपने मत के समर्थन में क्या क्या कहते हैं। इनका कहना है कि मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल प्राप्त हुआ है उस पे ऐसा लगता है किसी धारदार हथियार से उस पे हमला किया गया है। जो चिन्ह मिलते हैं, तो चिन्ह जो मिलते हैं वह लगता है कि वो किसी हथियार से उस पे वार किया गया है। क्योंकि यह भी कहते हैं कि आर्य जो आते हैं वह आक्रमण करते हैं सिंधुवासियों के ऊपर और उनको आक्रमण करके उस सभ्यता का अंत कर देते हैं, उस सभ्यता का विनष्ट कर देते हैं। क्योंकि आर्यों के पास हथियार थे, आर्यों के पास लोहे के हथियार थे, आर्य लोहे से परिचित हो गए थे, इसलिए उनके पास हथियार रहे होंगे। वो हथियार लेके आते हैं और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और अपने मत के समर्थन में कहते हैं व्हीलर महोदय, गार्डन चाइल्ड महोदय, कि मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल मिला है उसकी हड्डियों पर जो नरकंकाल माने हड्डी, उस हड्डी पे एक धारदार हथियार से प्रहार करने का चिन्ह है। पहली बात तो ये कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं? दूसरी बात कहते हैं कि ऋग्वेद का एक देवता है इंद्र। इंद्र का उल्लेख वो लोग दुर्ग संहारक के रूप में कहते हैं, पुरंदर के रूप में करते हैं। क्योंकि जो सिंधुवासी थे, आपको बताए थे कि जब आपको नगर योजना पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि सिंधु जो नगर थे दो भागों में विभाजित थे, एक दुर्ग क्षेत्र था, एक निचला नगर था। तो दुर्ग संहारक के रूप में कि वो कहते हैं कि जो आर्य थे आते हैं, जो सिंधुवासी जो वहां अपने दुर्ग को बनाए थे उस दुर्ग को तोड़ते हैं और उनकी उसमें सहायता कौन करता है? इंद्र करता है। तो इंद्र का उल्लेख हुआ एक दुर्ग संहारक के रूप में कहते हैं। इन आधारों पे यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से होता है। दूसरी बात देखिए, अब देखिए इनके मत का खंडन कैसे होता है। देखिए, यह कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन होता है आर्यों के आक्रमण से होता है, लेकिन एक अमेरिकी इतिहासकार हैं कैनेडी, उनका नाम है, पूरा नाम उनका है KUR कैनेडी। जो अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी हैं उन्होंने जो शोध किया और शोध से उन्होंने सिद्ध किया कि मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं उन नरकंकालों में जो प्राप्त हुए हैं उसमें मलेरिया के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मतलब जो नरकंकाल है हम मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित रहे होंगे। वो लोग जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वो मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित रहे होंगे। तो इनका कहने का मतलब यह है कि आर्यों का जो आक्रमण का सिद्धांत ये देते हैं उस पर धारदार हथियारों से उस पर वार किया गया था, इसका खंडन कौन कर देता है? KUR कैनेडी कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, नरकंकाल जो मिला है उसमें मलेरिया जैसे किसी बीमारी का साक्ष्य मिलता है। अगली बात देखिए, जो नया अनुसंधान हुआ है, जो परवर्ती अनुसंधान हुआ है, उससे किसी भी प्रकार की इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया था। क्योंकि 5000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व तक पश्चिमी या मध्य एशिया से किसी भी प्रकार के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। समझिएगा, 5000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व तक सेंट्रल एशिया या पश्चिम एशिया से सिंध सरस्वती घाटी में किसी भी प्रकार के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके न तो पुरातात्विक प्रमाण है न ही जैविक प्रमाण है। तो यह आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत है विशुद्ध रूप से मनगढ़ंत सिद्धांत है। तो व्हीलर और गार्डन चाइल्ड का जो मत है, जिन्होंने आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दिया है, इसका किसी भी पुरातात्विक एवं
जैविक साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है। ठीक। अगला जो विद्वानों का एक वर्ग है वह क्या कहता है कि जो सैद्धांतिक सभ्यता का पतन होता है वह होता है जलवायु परिवर्तन से। उसके समर्थक कौन है? आर्यनस्टाइन है, अमलानंद घोष है। अब ये विद्वान क्या कहते हैं? ये विद्वान कहते हैं कि सैद्धांतिक सभ्यता की संस्कृति जब अपने चरम पे थी, विकास कर रही थी, तो वहां के जो निवासी थे वो जंगलों की अत्यधिक कटाई किए। अत्यधिक कटाई जंगलों की किए क्योंकि कृषि योग्य भूमि की उनको आवश्यकता थी, उसमें जंगल खूब थे, तो कृषि योग्य भूमि की प्राप्ति के लिए उन्होंने जंगलों की अत्यधिक कटाई किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि जब जंगलों की अत्यधिक कटाई हुई तो जलवायु परिवर्तन होने लगा। जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती थी, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में पहले खूब वर्षा होती थी, बाद में धीरे धीरे वहां पर वर्षा की मात्रा न्यून होने लगी और यही जलवायु परिवर्तन आगे चल के सैद्धांतिक सभ्यता के पतन का कारण सिद्ध हुई। तो अमलानंद घोष और आर्यनस्टाइन महोदय जलवायु परिवर्तन को सैद्धांतिक सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। अगला विद्वानों का एक वर्ग है वह कहता है कि नहीं, सैद्धांतिक सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तन से होता है। इसके समर्थक विद्वान कौन है? एम.आर. साहनी है, अमलानंद और आर.एल. राइक्स हैं। साहनी और राइक्स कहते हैं कि सैद्धांतिक सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तन से होता है। और भूतात्विक परिवर्तन में क्या हुआ? भूतात्विक परिवर्तन में नदियों ने अपने मार्ग को बदल दिया। नदियां जब मार्ग बदली, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? सिंचाई समाप्त हुआ, पीने की पानी में कमी आ गई, पीने का पानी नहीं मिलेगा, खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो वहां के जो वहां लोग निवास करते थे उस क्षेत्र को छोड़ के अन्यत्र चले गए और वह क्षेत्र वीरान हो गया। इस प्रकार सैद्धांतिक सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, बाढ़, आर्यों का आक्रमण सैद्धांतिक सभ्यता के महत्वपूर्ण पतन के कारण है। और एक विद्वान, अमेरिकी विद्वान हैं, वो K.U.R. केनेडी हैं, वह कहते हैं कि सैद्धांतिक सभ्यता का पतन किसी बीमारी से हुआ है। उस बीमारी को उन्होंने मलेरिया नाम दिया है और अपने मत के पक्ष में कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल मिला है वो मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित था। लेकिन अब इन्होंने केवल मोहनजोदड़ो के संदर्भ में इन्होंने शोध किया है कि अन्य नगरों का पतन कैसे हुआ, क्या वहां पर भी किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग फैला था, या वहां से तो वहां के नरकंकाल से किसी भी प्रकार के महामारी का उल्लेख नहीं मिलता है, मलेरिया जैसे। तो इस पे ये मौन हो जाते हैं। सब मिला के देखिए, निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि सैद्धांतिक सभ्यता के पतन में कोई एक प्रमुख कारण नहीं था। लंबे समय तक सभ्यता चलती है, बाढ़ का भी कारण था, जलवायु परिवर्तन भी कारण था, भूतात्विक परिवर्तन भी कारण था, महामारी भी था, प्रशासनिक शिथिलता भी थी। ये भी कहा था ना कि सैद्धांतिक सभ्यता के पतन में प्रशासनिक शिथिलता भी प्रमुख कारण था। साधनों का अत्यधिक दोहन भी था। लोग कहते हैं ना साधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, जब साधनों का अत्यधिक दोहन होने लगेगा वो भी सभ्यता को पतन की तरफ ले जाएगी। प्रशासनिक शिथिलता होगी, वो भी सभ्यता को पतन की तरफ ले जाएगी। सब मिला के इसका निष्कर्ष यही है कि सैद्धांतिक सभ्यता के पतन में सभी कारणों ने मिलकर अपना योगदान दिया। इसका सबसे प्रमुख कारण, सभी कारणों ने मिलकर योगदान दिया और इन कारणों में जो सबसे प्रधान कारण था वह बाढ़ था। आर्यों का आक्रमण भी उत्तरदायी था, जलवायु परिवर्तन भी उत्तरदायी था, भूतात्विक परिवर्तन भी उत्तरदायी था, प्रशासनिक शिथिलता भी थी, अत्यधिक संसाधनों का दोहन भी था, महामारी भी थी, बाढ़ भी था। सारे कारणों ने मिलकर सैद्धांतिक सभ्यता का पतन किया। लेकिन एक लाइन में इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सैद्धांतिक सभ्यता के पतन में बाढ़ ने अपनी सर्वाधिक भूमिका को निभाया। ज्यादातर जो नगर थे, नदियों के किनारे थे, वहां पर जो साक्ष्य मिले हैं, यह साक्ष्य यही बताते हैं कि इन नगरों में हर साल बाढ़ आता था। उसमें बरसात खूब होती थी, इसीलिए यहाँ धीरे धीरे बाढ़ के कारण जब बाढ़ आती थी तो वहाँ के लोग स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे।
और ऊंचाई पे चले जाते थे। धीरे 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 सभ्यता का पतन हो गया। देखिए, संस्कृति का कभी पतन नहीं होता है। एक विद्वानों के एक और वर्ग है, कहता है कि संस्कृतियों का कभी पतन नहीं होता है, संस्कृतियां अपने रूप को बदल देती हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में भी तमाम संस्कृतियां, जैसे आपकी जो ताम्रपाषाणी संस्कृति थी जो आपको पढ़ा रहे थे, तो ताम्रपाषाणी संस्कृति भी एक प्रकार से सिंधु सभ्यता की समानांतर चलती है और यह संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद भी जीवित थी। और आगे चल के आप देखेंगे इसी जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, आगे चल के इसी ग्रामीण संस्कृतियों की पृष्ठभूमि पर भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है, जो विशुद्ध रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी। उसमें आपको बताएंगे कि वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था, कैसे जन्म से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से अखिल भारतीय राज्य का निर्माण होता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होगा, 6th सेंचुरी BC में भारत का द्वितीय नगरीकरण कैसे होगा, ये हमारे कारण हैं। उसी में आपको हम धार्मिक आंदोलन के बारे में बताएंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे होगी वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया के कारण। देखिए, पतन का प्रश्न था, इसको आपको समझा दिए हैं। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता मानी जाती है। और आप आज अब धर्म के क्षेत्र में आप देखिए, धर्म के क्षेत्र में जो हमारा वर्तमान समाज है सिंधु सभ्यता का बहुत ही ऋणी है। चाहे आप शिव की आराधना करते हो, चाहे मातृ देवी की आराधना करते हो, चाहे सूर्य की आराधना करते हो, चाहे नाग देवता को पूजते हो, चाहे वृक्ष को पूजते हो, चाहे नदियों को पूजते हो, सब एक प्रकार से सिंधु सभ्यता की देन थी। सिंधु समाज सूर्य पूजा भी करता था। सिंधु समाज के लोग पशुपति की पूजा करते थे जो शिव के आदि रूप हैं। मार्शल ने कहा है सिंधु समाज मातृ देवी की पूजा करता था। तो सब मिला के निष्कर्ष यही है कि जो आपका जो वर्तमान समाज है धर्म के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का बहुत ही ऋणी है, बहुत ही उसका मतलब ऋणी है। और सिंधु सभ्यता का जो धार्मिक तत्व है आपके वर्तमान समाज में दिखाई पड़ता है। तो आज की हमारी जो क्लास है यहीं तक थी। हम अगली क्लास में आपको सिंधु कला के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।